Welcome to the class. In the previous class, we have completed GM crops, right? So GM crops was part of green biotechnology. जो बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है उसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा स्टेम सेल। क्या? स्टेम सेल। स्टेम सेल किसका पार्ट है? दैट इज पार्ट ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू हेल्थ। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, राइट? रेड बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक रिलेटेड टू हेल्थ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टेम सेल होगा। क्या? स्टेम सेल। तो स्टेम सेल के बारे में आप लोगों ने सुना है? स्टेम सेल, स्टेम तो जानते होंगे ना, प्लांट में होता है स्टेम। तो स्टेम का क्या काम होता है? आप देखते हैं प्लांट में स्टेम है तो स्टेम से तो लीव्स भी आ जाती हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं, ब्रांचेस भी आ जाती हैं। मतलब स्टेम के बाद में पूरा सब कुछ आ जाता है जो चाहिए होता है प्लांट को ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल होती हैं वो क्या होती है? स्टेम सेल दैट कैन प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स की जरूरत होती है ना, स्किन के लिए, मसल्स के लिए, ब्लड सेल्स के लिए, तो जो स्टेम सेल होता है उससे किसी भी तरह की सेल डेवलप की जा सकती है, राइट? क्या है? क्या? देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच, तो क्लास में रोकनी पड़ी थी। नाउ आई थिंक कैमरामैन एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? तो हाँ, सब क्लियर है। बीच में कुछ इशू आ गया था। तो हम क्या पढ़ रहे थे? स्टेम सेल। स्टेम सेल वो सेल होती है जिससे हमारी बॉडी में किसी भी तरह की सेल्स आ सकती हैं, वो स्टेम सेल होती है, राइट? बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में। टुडेज क्लास इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। मुझे पता है कि आप लोगों ने पूरा पिछला रिवाइज कर लिया होगा, तो आप अगली हेडिंग डाल लीजिए स्टेम सेल। क्लास चालू है? चल रही है आदर्श? स्टेम सेल, राइट? स्टेम सेल, स्टेम सेल में लिखिए स्टेम सेल। स्टेम cells are cells present in our body which can divide and produce any type of cell. Stem cells are cells present in our body which can divide and produce different type of cells or any type of cells in our body, right? तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं वो स्टेम सेल्स होती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो अगली लाइन, स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड and undifferentiated cell. Unspecialized and undifferentiated cells which can divide and produce specialized or differentiated cells. Specialized or डिफरेंशिएटेड सेल, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ? स्पेशलाइज्ड और डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है? तो अनस्पेशलाइज्ड मतलब कुछ उनकी कैटेगरी नहीं है, किसी भी तरह की स्टेम सेल वो कर सकती है। कोई स्पेशलाइज्ड, जैसे ब्लड सेल है तो स्पेशलाइज्ड हो गई,
राइट। और ये अनस्पेशलाइज मतलब किसी भी तरह की स्टेम सेल प्रोड्यूस कर सकती है। तो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम सेल में तो ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये हमारे आगे आएगा, तो इसलिए इसको हम अभी ज़्यादा यहाँ पे इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। राइट, तो अब हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मतलब कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम सेल हम जानेंगे कि स्टेम सेल के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम सेल। कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम सेल्स। कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम सेल। इसमें लिखिए, इट कैन अंडरगो मल्टीपल डिवीजन साइकिल। इट कैन अंडरगो मल्टीपल डिवीजन साइकिल। ये सारा भी समझा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन हैव सेल्फ रिन्यूएबल एबिलिटी। दे कैन हैव सेल्फ रिन्यूएबल एबिलिटी। नेक्स्ट, they can produce different type of cells. They can produce different type of cells. Right? एग्जाम्पल में लिख लीजिए, बोन मैरो। एग्जाम्पल में बोन मैरो। तो बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में ब्लड बनता है। ठीक है, ब्लड बनता है कहाँ, बोन मैरो में। ये है हमारा बोन मैरो। क्या है, बोन मैरो। ये होलो पोर्शन होता है, बीच में खोखला रहता है, इसमें ब्लड फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन। कितने टाइप की स्टेम सेल बनती है यहां से, बोन मैरो से? टोटल 8 टाइप की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी तो अकेले आरबीसी ही रहती है, डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है, 5 टाइप की। राइट, कौन कौन से? ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, ये सब पढ़ेंगे आरबीसी में। राइट, प्लेटलेट्स 2, तो टोटल 8। टोटल क्या हुआ, कितना? 8। 5 2 7 और 1 1, मतलब ये मिला के 8 हो गया। तो ब्लड फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, बोन मैरो में होता है। ये बोन मैरो एक स्टेम सेल है। तो अभी आपको स्टेम सेल और आगे समझ में आएगा। मतलब स्टेम सेल वो सेल होती है जो किसी भी सेल को बना सकती है। राइट, कई तरह की सेल बना सकती है। तो आपने देखा ये बोन मैरो 8 तरह की सेल्स बना रहा है। तो अब अगला है कैसे बना रहा है, ये हम आपको बताते हैं। जो अभी 3 कैरेक्टर्स लिखवाए हैं वो तीनों आपको समझा रहे हैं। तो ये मान लीजिए स्टेम सेल है, ये हुई डिवाइड। ठीक है, एक स्टेम सेल ये बनी, एक स्टेम सेल ये बनी, ये खत्म। ठीक, उसके बाद इसका डिवीजन हुआ, एक स्टेम सेल ये बनी और एक स्टेम सेल ये बनी। राइट, ये वाली खत्म हो गई। यहाँ पे आरबीसी। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी बनेगी, एक स्टेम सेल बनेगी, एक ये आरबीसी बन गई। उसके बाद ये स्टेम सेल डिवाइड हुआ, ये खत्म, स्टेम सेल डब्ल्यूबीसी। राइट, उसके बाद में ये है आरबीसी, एक स्टेम सेल फिर इधर से आ गई। ठीक है ना, एक बार फिर से स्टेम सेल डिवाइड होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला डिवाइड हुआ, ये खत्म, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, ये फिर स्टेम सेल बच गया। राइट, 1 2 3 4 5 डिवीजन हो गए ना, ये 5 डिवीजन। तो स्टेम सेल वो है जो डिवाइड हो जाती है, किसमें? मल्टीपल सेल्स में।
राइट। तो यहाँ पे डिवीजन के बाद देखिए आरबीसी बन गई, डब्ल्यूबीसी बन गया और स्टेम सेल्स भी बची रह गई। ठीक है, आरबीसी बन गया, डब्ल्यूबीसी बन गया और ये स्टेम सेल बची हुई है ना, और ये वाली बची हुई है, स्टेम सेल भी बची हुई है, राइट। तो 5 डिवीजन साइकिल के बाद 2 स्टेम सेल बच गई, राइट। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट हमारा था कैरेक्टर्स जो लिखवाए हैं, 3 कैरेक्टर्स। उसमें पहला पॉइंट था इट कैन अंडरगो मल्टीपल डिवीजन साइकिल। तो देखिए कितने डिवीजन साइकिल हो गए इसका, 1 2 3 4 5 डिवीजन साइकिल हो गए ना। तो इट कैन अंडरगो मल्टीपल डिवीजन साइकिल्स, राइट। दूसरा पॉइंट जो देखिए आप लिखे हैं अभी, उसमें ये लिखाया था दे कैन हैव सेल्फ रिन्यूएबल एबिलिटी, दे कैन हैव सेल्फ रिन्यूएबल एबिलिटी। तो देखिए ये था, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे अपने आप को रिन्यू कर लिया इसने, राइट। मतलब एक अभी बचा हुआ है, एक इधर भी बचा हुआ है, तो ये अपने आप को रिन्यू भी कर सकती है, मल्टीपल डिवीजन में भी डिवाइड भी हो सकती है मल्टीपल टाइम्स और अपने आप को रिन्यू भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है वो है दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बन रही है, आरबीसी बन रही है, डब्ल्यूबीसी बन रही है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बन रही है, राइट। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, तीनों कैरेक्टर्स भी समझ में आ गए होंगे। अभी थोड़ा आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और क्लियर होता जाएगा ये स्टेम सेल, राइट। तो ये फिगर आप बना लीजिए, फिगर बन गया ना। नेक्स्ट रीडिंग है फंक्शंस ऑफ स्टेम सेल इन आवर बॉडी, फंक्शन ऑफ स्टेम सेल इन आवर बॉडी। फंक्शंस ऑफ स्टेम सेल इन आवर बॉडी, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट। तो आप नोट करिए पहला फंक्शन क्या है इसका, इट सप्लाइज न्यू सेल्स, इट सप्लाइज न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो होता क्या है, हमारी बॉडी कैसे बनी, व्हेन फादर स्पर्म एंड मदर ओम गेट फ्यूज्ड, एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस, राइट। तो जब फादर का स्पर्म और मदर का ओम मिली थी तो हमारी एक सेल बनी थी और वही सेल डिवाइड हो गई, उसी सेल से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है, मतलब एक सेल से ही हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। आज जितने भी सेल्स हैं वो क्या हैं, वो उसी की कॉपी हैं, उसी एक सेल की कॉपी हैं, एक सेल वही थी। तो जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, हम लोग पैदा हुए थे ना, तो हमारी बॉडी का जो भी डेवलपमेंट वूम में हुआ वो उसी सेल की वजह से हुआ, राइट, सेल डिवीजन की वजह से। तो स्टेम सेल है, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट जो भी हुआ वो स्टेम सेल की वजह से हुआ, राइट, सेल डिवीजन होने के बाद। तो हम लोग जब पैदा हुए थे ना पैदा ही हुए थे ना, डाउनलोड तो हुए नहीं थे कि जैसे 200 GB के हैं डाउनलोड हुए, नहीं, हम लोग सारे लोग पैदा हुए थे। तो पैदा होने के बाद भी और पहले भी जो हमारा सेल डिवीजन हुआ, जो हमारा ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो सब स्टेम सेल की वजह से हुआ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, इट सप्लाइज न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट सप्लाइज न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, it supplies cells for healing and repair in our body, for healing and repair in our body, healing and repair। जिससे घाव हो जाता है ना, हमारे घाव रिपेयर होता है, किसकी वजह से, नई सेल्स आती है, तो स्टेम सेल्स की वजह से, न्यू सेल्स जो आई उसी की वजह से हमारा घाव रिपेयर होता है। छिपकली की पूंछ कट जाती है, वो फिर से उगाती है, मेढक का पैर कट जाता है, फिर से उगाता है, किसकी वजह से, स्टेम सेल्स की वजह से, राइट। क्योंकि रिपेयर होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या करती हैं,
घाव को रिपेयर करती है, हीलिंग एंड रिपेयर, ठीक होना, घाव का ठीक होना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट रिप्लेसेस द डेड सेल्स बाय, इट रिप्लेसेस द डेड सेल्स बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। एग्जाम्पल में आरबीसी, एग्जाम्पल में क्या है आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन के होता है, लाइफ टाइम स्पैन कितना होता है, 120 दिन, 120 डेज, राइट। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन बाद ऐसी कई सारी सेल्स हैं जिनका जीवन काल 2 ही 3 दिन होता है। तो नई सेल्स आती हैं और पुरानी सेल्स डेड डेड होके हट जाती हैं, किसकी वजह से, स्टेम सेल की वजह से, राइट। तो हम पढ़ रहे थे अभी फंक्शन ऑफ स्टेम सेल्स इन आवर बॉडी, राइट। क्लास सही चल रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा, ठीक है। तो स्टेम सेल्स, फंक्शंस ऑफ स्टेम सेल्स इन आवर बॉडी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। आप डालिए टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे, इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, राइट। तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा बात है। वैसे हम जो बेस लेके चल रहे हैं वो नॉन साइंस स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साइंस स्टूडेंट को ये पता है, जिन्होंने नीट की तैयारी करी है, जिन्होंने मेडिकल की तैयारी करी है, कुछ नर्सिंग का कोर्स किया है, उनको तो उन लोगों को तो कुछ पता है, लेकिन जो नॉन साइंस स्टूडेंट है वो बिल्कुल फ्रेश है, राइट। तो उनको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगली हेडिंग है क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। पहला है टोटीपोटेंट स्टेम सेल, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। दूसरा है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तीसरा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। चौथा है ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। पांचवा है यूनिपोटेंट स्टेम सेल, यूनिपोटेंट स्टेम सेल, राइट। तो 5 तरह की स्टेम सेल्स होती है हमारी बॉडी में, इन अवर बॉडी 5 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, राइट। 5 तरह की स्टेम सेल्स होती हैं। तो पहला है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। टोटीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है, टोटीपोटेंट का मतलब होता है टोटल पोटेंशियल, टोटीपोटेंट का मतलब होता है टोटल पोटेंशियल, मतलब ये जो स्टेम सेल होती हैं ये किसी भी तरह की सेल्स बना सकती हैं, ये किसी भी तरह की सेल्स बना सकती हैं, राइट। तो जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल होती है ये केवल कहाँ पाई जाती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। प्रेगनेंसी के 1 सप्ताह के अंदर जो सेल होती है वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल होती है, उससे किसी भी तरह की सेल बनाई जा सकती है, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया सकता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो किसी भी सेल डिवाइड हो सकती है किसी भी तरह से, तो इसमें पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है, लेकिन ये कहाँ मिलती है, प्रेगनेंसी के 1 सप्ताह के अंदर, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, राइट। दूसरा है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बना सकती है बहुत ज़्यादा स्टेम सेल ये भी, लेकिन टोटीपोटेंट से कम, टोटीपोटेंट से कम। टोटीपोटेंट तो सारी बना सकती है, ये वाली प्लूरीपोटेंट कई सारी बना सकती है, लेकिन इससे कम, राइट। तो ये कहाँ मिलती है प्लूरीपोटेंट, तो प्लूरीपोटेंट मिलती है लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज, लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्रेगनेंसी कंसीव करने के 1 सप्ताह के बाद। कौन सी स्टेम सेल मिलेगी, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। कब तक, जब तक बेबी का बर्थ नहीं होगा तब तक। कौन सी स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, राइट। नेक्स्ट है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल, यूनिपोटेंट स्टेम सेल। ये तीनों जन्म होने के बाद मिलती हैं। तो ये वाली एडल्ट स्टेम सेल होती है, ये वाली कौन सी स्टेम सेल बोलते हैं, एडल्ट स्टेम सेल, एडल्ट
स्टेम सेल, राइट। टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती हैं इनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक राइट। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती हैं और ये एडल्ट स्टेम सेल ये जन्म के बाद मैच्योर है उनमें मिलती हैं, राइट। तो ये है हमारा पूरा टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। अब इसमें देखिए ये वाली स्टेम सेल, मान लीजिए हमारी बॉडी में 500 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 500 टाइप्स सेल्स मान लीजिए पाई जाती हैं। तो ये वाली 500 के 500 बना सकती है, 500 तरह की सेल बना सकती है, राइट। ये वाली 300 बना सकती है, ये वाली 200, ये वाली 50, ये वाली 1। यूनिपोटेंट स्टेम सेल केवल एक तरह की स्टेम सेल बना सकती है। मतलब स्पेशलाइजेशन के मामले में देखा जाए, स्पेशलाइजेशन के मामले में तो ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है 5वीं नंबर की, राइट। 5वीं नंबर की बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है। तो ये वाली बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है, एक ही तरह की स्टेम सेल बना सकती है। तो स्पेशलाइजेशन के मामले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम बढ़ते जाएंगे, मतलब ये है ये क्रम, ये वाला सबसे बड़ा स्पेशलाइजेशन के मामले में, राइट। ये वाली सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, ये वाली उससे कम, ये वाली उससे कम, ये वाली उससे कम, ये वाली सबसे कम। मतलब क्योंकि ये तो हर तरह की स्टेम सेल बना सकती है ना, एक स्पेशलाइज्ड नहीं है। लेकिन यूनिपोटेंट स्टेम सेल केवल एक ही तरह की स्टेम सेल बना सकती है, वो भी स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल, राइट। ये समझ में आ गया होगा ना आपको। लेकिन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, सबसे कम इसका, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है इसलिए इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, स्पेशलाइजेशन के मामले में स्पेशलाइजेशन इसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इसका स्पेशलाइजेशन, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल और कैपेसिटी के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से, चाहे इधर नोट कर लीजिए चाहे इधर। ये है बढ़ता क्रम किसका? कैपेसिटी। और ये है बढ़ता क्रम किसका? नीचे की ओर आएंगे तो बढ़ता जाएगा, स्पेशलाइजेशन। समझ आया? राइट, समझ आ गया? नेक्स्ट है तो टाइप्स ऑफ स्टेम सेल आप समझ गए। प्लांट्स में स्टेम सेल को क्या बोलते हैं? प्लांट्स में स्टेम सेल को बोलते हैं मेरी स्टेम सेल, राइट, मेरी स्टेम सेल। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स में आ सकता है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। टोटीपोटेंट स्टेम सेल टोटीपोटेंट स्टेम सेल प्रेगनेंसी कंसीव करने के 1 सप्ताह के अंदर ही होती है। तो ये कैसे मिलेगी? ये निकालने की कोशिश करेंगे तो एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये नहीं मिल सकती, हमें ये मिल ही नहीं सकती, राइट। क्योंकि एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये इलीगल है पूरी तरह से, ये इलीगल है, इमोरल है, अनइथिकल है। क्योंकि एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम कुछ हत्या कर रहे हैं किसी की ना, तो एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय करना इलीगल, अनइथिकल, इमोरल सब कुछ है। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल हम नहीं प्राप्त कर सकते, राइट, क्योंकि ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। तो इसमें लिखिए थोड़ा, दिस स्टेम सेल कैन डिवाइड, दिस स्टेम सेल कैन डिवाइड इनटू एनी टाइप ऑफ cell in the body, into any type of cell in the body, right. Next point, it is present in early embryonic stage, it is present in early embryonic stage। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगी।
नेक्स्ट पॉइंट, in order to obtain totipotent stem cell, in order to obtain totipotent stem cell from early embryo, the embryo get destroyed, which is ethically and legally crime, which is ethically and legally crime. That's why use of totipotent stem cell, that's why use of totipotent stem cell is globally banned, मतलब इसका यूज के लिए परमिशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बैन है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको रिसर्च पर्पज के लिए हमें यूज करना है, तब कैसे हम प्राप्त करेंगे इसको? अगर रिसर्च पर्पज के लिए इसको यूज करना है, क्योंकि ये इसका यूज ही बैन है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब यूज ही बैन है तो हम क्या ही करेंगे। लेकिन रिसर्च पर्पज के लिए साइंटिस्ट को अगर चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो IVF का सहारा लेते हैं। किसका? IVF का, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF क्या होता है? IVF होता है स्पर्म और एग, स्पर्म और एग, स्पर्म एग, स्पर्म और एग दोनों को फ्यूज कराया जाता है लेबोरेटरी कंडीशन में, राइट? लेबोरेटरी कंडीशन में फ्यूज कराया जाता है, में फ्यूजन होने के बाद, ठीक है, क्या बनता है? जाइगोट, ये बना जाइगोट, राइट? अब जाइगोट तो एक सेल है केवल, इसका सेल डिवीजन होता है। जब जाइगोट का सेल डिवीजन हो जाता है, कई सारी सेल्स आ जाती हैं, तो बन जाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो को क्या करते हैं? एम्ब्रियो इम्प्लांट कर दिया जाता है किसके अंदर? जिसको टेक्निक का, इस IVF टेक्निक का की हेल्प चाहिए होती है, राइट? ये आता है ART में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो जिसको भी जरूरत होती है उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। लेकिन जो हमें टोटिपोटेंट स्टेम सेल अगर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? IVF का सहारा लेंगे, लेकिन एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं करेंगे किसी के अंदर, केवल हम लेबोरेटरी कंडीशन के लिए, लेबोरेटरी पर्पज के लिए ही यूज कर सकते हैं एम्ब्रियो को। लेकिन कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? जो एम्ब्रियो बनेगा उसको हम विद इन 12 वीक्स, राइट? विद इन 12 वीक्स, 12 वीक्स के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। 12 सप्ताह तक तो उसको हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ये है साइंटिफिक पर्पज के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए। किसका? टोटिपोटेंट स्टेम सेल को कैसे प्राप्त करेंगे? रिसर्च पर्पज के लिए इस तरह से प्राप्त करेंगे, IVF की सहायता से। क्योंकि एबॉर्शन से तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, एबॉर्शन से करवाएंगे तो क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, वो एम्ब्रियो डैमेज हो जाएगा, दैट इज अनएथिकल, राइट? तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, फॉर मेडिकल रिसर्च पर्पज टोटिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी ऑब्टेन्ड, टोटिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी ऑब्टेन्ड from embryo developed in lab by IVF, from embryo developed in lab by IVF, right? लेकिन इसको 12 सप्ताह के अंदर इस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय भी करना है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, टोटिपोटेंट स्टेम सेल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। आधा समझ में आया? टोटिपोटेंट स्टेम सेल है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसमें थोड़ा इंक डाल दो यार, वो हर्षित कहाँ गया? इसका ब्राइटनेस डाउन हो रही है, इंक की चमक कम हो गई थी तो हम इंक भरने के लिए चले गए उधर, राइट? अब हेडिंग पड़ी थी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है? तो
तो लिखिए इसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती है ना प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, राइट। लिखिए these cells are formed by division, these cells are formed by division of totipotent stem cell, division of totipotent stem cell, and it can give rise to majority of cells and tissues in the body by division, ठीक है, बाई डिवीजन मतलब ये डिवाइड हो जाएंगी और मेजॉरिटी ऑफ सेल्स बॉडी में बन सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेम सेल which can be used in stem cell therapy and treatment of many disease, stem cell therapy and treatment of many disease, stem cell therapy, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी क्या है? स्टेम सेल थेरेपी यही स्टेम सेल का यूज करके ट्रीटमेंट करना, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल थेरेपी। कैसे किया जाता है ये अपना पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेडिकल का पार्ट है, डॉक्टर्स करेंगे। अगर मुझे पता होता स्टेम सेल थेरेपी कैसे की जाती तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं किसी एम्स में किसी बड़े हॉस्पिटल में लीड कर रहा होता स्टेम सेल डिपार्टमेंट को, राइट। ऐसे ही अगर मान लीजिए रोबोटिक्स हमने पढ़ा है, अब आपको अभी रोबोट बना के दिखाओ, तो रोबोट बनाना अगर हमारा पार्ट होता तो हम कहाँ होते? हम किसी बड़ी कंपनी का रोबोट बना रहे होते, क्या पता चाइना में होते, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा रोबोट बनते हैं, राइट। क्या पता कहीं अलग होते, जापान में होते। ऐसे ही जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो PSLV GSLV के बारे में आप लोग कहेंगे कि सर रॉकेट लॉन्च करके दिखाओ, तो रॉकेट लॉन्च करना अगर हमें आता तो हम यहाँ नहीं होते ना, हम कहाँ होते? हम होते इसरो में काम कर रहे होते, लीड कर रहे होते किसी मिशन को, स्पेस मिशन को। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो 5G पढ़ाएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे सर 6G कब लॉन्च कर रहे हो? तो अगर 6G हमें लॉन्च करना होता तो हम यहाँ नहीं होते, राइट। तो आगे आप लिखिए स्टेम सेल थेरेपी, हो गई थी ना। नेक्स्ट लिखिए आप रिट्राइवल ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, रिट्रीवल ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, मतलब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को कैसे हम पाएंगे, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा मजाक था, बीच बीच में अगर मजाक नहीं रखेंगे तो आप लोग पढ़ नहीं सकते ना इतना। तो हेडिंग डाल लीजिए रिट्रीवल ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट TENT स्टेम सेल, राइट। इसको कैसे रिट्रीव करेंगे? तो 3 तरह से कर सकते हैं इसको रिट्रीव। पहला तरीका है मिसकैरियज से, जो प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरियज हो जाता है ना, मिसकैरियज मतलब कुछ फॉल्ट आ गई जिससे ब्लड बाहर आ जाता है वो, तो जो ब्लड बाहर आता है उसी से हम स्टेम सेल रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर लोग ब्लड को ले लेते हैं, उसको भेज देते हैं लैब में स्टेम सेल रिट्रीव करने के लिए। पहला है मिसकैरियज से। और कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं? लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज से। लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब प्रेगनेंसी कंसीव होने के 1 हफ्ते बाद। और तीसरा एक और तरीका है, राइट। तो पहला तरीका आप लिखिए फर्स्ट रीडिंग, मतलब पहला पॉइंट लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज आफ्टर 1 वीक, ठीक है। 1 वीक के बाद प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन ये बैन है। क्यों? क्योंकि इससे एम्ब्रियो डैमेज हो जाएगा, जो कि अनएथिकल, इमोरल, इलीगल तीनों है, तो इसको हम नहीं यूज कर सकते। दूसरा तरीका है फ्रॉम मिसकैरियज विद इन 12 वीक्स, मिसकैरियज हो जाने से 12 वीक्स के अंदर अगर मिसकैरियज हुआ है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। मिसकैरियज क्या होता है? मिसकैरियज मतलब कुछ फॉल्ट की वजह से, जब बेबी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है कुछ फॉल्ट की वजह से, तो ब्लड बाहर आ जाता है थोड़े टाइम बाद, तो उसको बोलते हैं मिसकैरियज। एबॉर्शन क्या होता है?
एबॉर्शन अपने आप कराया जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद एबॉर्शन करवाया जाता है और मिसकैरियज कुछ फॉल्ट की वजह से हो जाता है, राइट। तो मिसकैरियज का जो ब्लड होता है उससे हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल पा सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम मिसकैरियज विद इन 12 वीक्स, और रिसर्च पर्पज के लिए उसको लेते हैं, ठीक है, कुछ रिसर्च करने के लिए आगे डॉक्टर्स लोग रिसर्च पर्पज के लिए लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ऑफ बेबी। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? तो जब हम पेट में रहते हैं, अपनी माता के पेट में हम लोग 9 महीने रहे हैं ना, तो जब पेट में रहते हैं तो वहाँ पे हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमारी कैसे पूरी होती है? तो हमने अपनी नाभि को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, माता के पेट से अपनी नाभि को कनेक्ट कर लिया है, जिससे क्या मिलता है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक तरह की वायर है जो कनेक्ट करती है प्लेसेंटा से, राइट। प्लेसेंटा मान लीजिए चार्जर है, और उसका जो चार्जर का जो सॉकेट है, सॉकेट ना, वो प्लेसेंटा है, और जो वायर है उसकी वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, राइट। तो वायर बेबी का पार्ट है, उसमें बेबी का ब्लड रहता है। तो जब बेबी का बर्थ होता है तो उसको कट किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना ही होता है। तो उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है वो हम निकाल लेते हैं, ब्लड रहता है मेनली, जो ब्लड रहता है उसको हम निकाल लेते हैं और उसको दे देते हैं स्टेम सेल स्टोर करने के लिए। तो ये सबसे सेफ तरीका है, इसमें मदर भी सेफ है और बेबी भी सेफ है, राइट। अगला पॉइंट लिखिए, फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ऑफ बेबी। अम्बिलिकल कॉर्ड को तो काटना ही होता है, बाहर जन्म होने के बाद, बाहर आने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना होता है। तो उसके थ्रू हम जो फ्लूइड है उसको निकाल के प्रिजर्व कर लेते हैं, राइट। तो लिख लीजिए प्रिजर्वेशन ऑफ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्रिजर्वेशन ऑफ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्रिजर्वेशन ऑफ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो इसका प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? जो ये फ्लूइड है इसको निकाल के लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री, -196 डिग्री टेम्परेचर में इसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, स्टोर कर दिया जाता है -196 डिग्री में। दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, राइट, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेम सेल बैंकिंग, स्टेम सेल बैंकिंग या फिर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, अलग अलग नामों से जाना जाता है, स्टेम सेल बैंकिंग या फिर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इसको प्रिजर्व करने का काम करती हैं। ये क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो जब बेबी का बर्थ होता है उसी टाइम दिल्ली में फैसिलिटी आ चुकी है और कई बड़े बड़े शहरों में आ चुकी है, जब बेबी का बर्थ होता है उसी टाइम कंपनी वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, वो आते हैं अपना फ्लूइड लेके चले जाते हैं, उसको -196 डिग्री में स्टोर करके रखते हैं, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, लेकिन स्टेम सेल जिंदा रहती है, मरती नहीं है, राइट। तो वो रखा रहता है 21 साल तक, उसको रखा जाता है। 21 साल बाद अगर आगे रखना है तो उसको फिर से रिन्यू करवा लीजिए, अगर नहीं रखना है तो हटवा दीजिए। वो कुछ पैसे चार्ज लेते हैं उसके लिए, अलग अलग कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज 50,000 लेती हैं, कुछ कंपनीज 80,000 लेती हैं, मतलब 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक की कॉस्ट है अलग अलग कंपनीज की, राइट। अदर्स बोल दो, पॉल्यूशन कम करें थोड़ा, नीचे नीचे पॉल्यूशन कम करें बोल दो थोड़ा, नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा कम करवाया। ये हेडिंग है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, राइट। तो इसमें लिखिए द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड is preserved in
लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री, लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री, दिस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, दिस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब होता है बहुत ठंडा, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, राइट। दिस सर्विस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन is commercially available by various companies, such companies are known as stem cell bank, stem cell bank। तो आप इनको पैसे पेड करिए और सर्विस लीजिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली preserved stem cell for used, normally preserved stem cells are used for the same person, from whom the stem cell has been received, मतलब ठीक है, चलो अभी इसको समझाते हैं, लिख लीजिए पहले। But in many cases, stem cell of a baby can also be used in blood relation, such as parents, siblings, ठीक है, पेरेंट और सिबलिंग में, आफ्टर मैचिंग द ब्लड ग्रुप एंड HLA, ब्लड ग्रुप एंड HLA, ह्यूमन लाइकोसाइट एंटीजन होता है, एंटीजन होता है, मेडिकल टर्म है, आप लोग मत जानिए, केवल लिख लीजिए, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप और HLA, ह्यूमन लाइकोसाइट एंटीजन, इसको मैच करने के बाद हम क्या करते हैं, पेरेंट्स में और सिबलिंग्स में भी स्टेम सेल का यूज कर सकते हैं, अगर मैच हुआ तो, अगर नहीं मैच हुआ तो कोई बात ही नहीं यूज कर सकते फिर। लेकिन जो बेबी का स्टेम सेल है, उस बेबी के लिए, जैसे मेरा स्टेम सेल प्रिजर्व होता तो मेरे लिए तो 100% फायदेमंद ही होगा, लेकिन जो सिबलिंग्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत कई बार मैच कर जाता है। क्या मैच करने से? ब्लड ग्रुप और HLA, ह्यूमन लाइकोसाइट एंटीजन, राइट। ये नोट कर लिया आपने ना। अगली हेडिंग डाल लीजिए, स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी क्या है? मतलब मेडिकल यूजेज ऑफ स्टेम सेल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मेडिकल यूजेज ऑफ स्टेम सेल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार स्टेम सेल निकाला, मतलब जो प्रिजर्व थी उसको एक बार निकाला बस खत्म हो गया, वो नहीं, उसको क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में ले लेते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ी मात्रा में लेके डिवाइड कर लिया और थोड़ा स्टोर भी कर दिया अगले, ताकि इन फ्यूचर में भी कभी काम आ सके अगर कुछ डिजीज हो जाए, राइट। तो पहला पॉइंट है ब्लड रिलेटेड डिजीज, ब्लड रिलेटेड डिजीज। ब्लड रिलेटेड डिजीज, ब्लड रिलेटेड डिजीज। तो ब्लड रिलेटेड डिजीज, एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है, थैलोसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की साइज सिकल टाइप हो जाती है, ये हंसिया नहीं होती, हंसिया ऐसे हो जाती है आरबीसी की, तो ये सिकल सेल एनीमिया, राइट। आरबीसी की सेल सिकल टाइप हो जाती है। और ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में ये ट्रीट किया जा सकता है। और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होता है WBC का, वो है ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, मतलब उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। उसके बाद एक थैलोसीमिया होती है, थैलोसीमिया में आरबीसी का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। थैलोसीमिया है उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, तो हर हफ्ते ब्लड चढ़वाना होता है बॉडी में,
तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया जा सकता है? स्टेम सेल का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन हेल्प इन द हीलिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू ड्यू टू वुंड और बर्न। वुंड और बर्न मतलब घाव हो गया हो या फिर जल गया हो, तो ये डैमेज टिश्यू को भी ठीक कर सकता है। कई लोग बहुत ज़्यादा जल जाते हैं ना, जलने में आग लग गई, जल गए। जलने में जितनी जल्दी अगर बचा लिया जाए, अगर मान लीजिए कोई 70% जल गया, बॉडी उसकी 70% जल गई, 30% जिंदा है, तो मुश्किल है बचना। लेकिन 30% जला है, 70% बच गया है, तो सेफ है। तो और स्टेम सेल का यूज करके उनको जो घाव वगैरह हुए हैं उनको ठीक से अर्ली रिकवरी उनकी की जा सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज। ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज, राइट। ये ब्रेन डिजीज है मेनली, इनके भी ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जा सकता है स्टेम सेल का, राइट। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेम सेल पढ़ रहे हैं, तो किसका यूज किया जा सकता है? स्टेम सेल का। नेक्स्ट पॉइंट, रेटिना एंड कॉर्निया कैन बी रिकॉन्स्ट्रक्टेड टू ट्रीट ब्लाइंडनेस। रेटिना एंड कॉर्निया कैन बी रिकॉन्स्ट्रक्टेड टू ट्रीट blindness, right। तो इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था और ये सफल हो गया था। इस आगे हम बताएंगे इसका कहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था ना। चेन्नई में हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल? शंकर नेत्रालय, वहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, राइट। तो आगे अभी आएगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टाइप 1 डायबिटीज कैन बी ट्रीटेड। टाइप 1 डायबिटीज कैन बी ट्रीटेड। तो डायबिटीज दो तरह की होती है ना, टाइप 2, टाइप 1, हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 1 डायबिटीज कौन सी होती है? जिसमें बॉडी इंसुलिन बनाना बिल्कुल ही बंद कर देती है, वो टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बनाना कम कर देती है, वो टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन हमें बाहर से लेना पड़ता है खाने से पहले, राइट। ये सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू ऑर्गन कैन बी डेवलप्ड बाय स्टेम सेल। ठीक है, न्यू ऑर्गन कैन बी डेवलप्ड बाय स्टेम सेल। तो होता क्या है न्यू ऑर्गन? ऑर्गन हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा ना, मतलब ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक। ऑर्गन हार्वेस्टिंग, जैसे किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हुआ तो किडनी हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में 2 किडनी है तो एक डोनर हमें पकड़ना पड़ता है, डोनर से एक किडनी ले लेते हैं और जो डिजीज्ड पर्सन है, जो भी मतलब बीमार आदमी है, उसमें किडनी इम्प्लांट कर देते हैं, राइट। डिजीज नहीं, जो बीमार है मतलब जिसको किडनी जिसकी खराब हो चुकी है, उसमें हम क्या कर देते हैं, किडनी इम्प्लांट कर देते हैं, एक हेल्दी किडनी लेकर के। लेकिन जब ये सुविधा हो जाएगी, कौन सी? स्टेम सेल वाली, तो मतलब फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, स्टेम सेल फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अभी इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जा रहा है, मतलब थोड़ी मात्रा में यूज किया जा रहा है, फुल पोटेंशियल अभी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं इसका, रिसर्च इस पर चल रही है। तो ऑर्गन हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट। ऑलरेडी अभी डॉक्टर क्या कर रहे हैं, हाथ पे कान उगाया है, हाथ पे कान उगाया है, किसकी मदद से? स्टेम सेल की मदद से। तो किडनी बना के क्या पता फ्यूचर में हम किडनी इम्प्लांट करना शुरू कर दें, हार्ट इम्प्लांट करना शुरू कर दें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइनल इंजरी, लीवर डिजीज, बोन एंड कार्टिलेज डिजीज कैन बी ट्रीटेड। स्पाइनल इंजरी, लीवर डिजीज, बोन एंड कार्टिलेज डिजीज कैन बी ट्रीटेड। लीवर डिजीज बहुत ज़्यादा होता है ना, फैटी लीवर हो गया, ये सारा, तो ये भी ट्रीट किया जा सकता है, राइट, स्टेम सेल की मदद से। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाल्डनेस। इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाल्डनेस। बाल्डनेस क्या होता है? बाल्डनेस होता है गंजापन, राइट। तो ये गंजापन में भी यूज किया जा सकता है। तो आप कुछ लोगों के बाल झड़ जाते हैं, ठीक, अर्ली स्टेज में झड़ जाते हैं, शादी भी नहीं हुई बाल झड़ गए। तो अब जिनकी शादी नहीं हुई है उनके बाल झड़ गए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ध्यान से पढ़ाई कर लें, मन लगा के पढ़ाई कर लें, क्योंकि आपके बाल भी चले गए हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई है। तो अगर आपकी नौकरी लगेगी तभी पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी हो पाएगी, अदरवाइज शादी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। नौकरी लगेगी तो शादी हो सकती है, अगर नहीं लगी और आपके बाल चले गए तो शादी भी नहीं होगी। मजाक था, लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये बाल्डनेस के ट्रीटमेंट में जिनके बाल चले गए हैं वो ज़्यादा दुखी ना हो, क्योंकि बाल आ सकते हैं। जैसे
करण अर्जुन आए थे वैसे बाल भी वापस आ सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल। लेकिन जिनका स्टेम सेल प्रिजर्व है, जिनका स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्शन है, वो हम आगे बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टूथ रीजनरेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल। टूथ कैन बी रीजनरेटेड इन माउथ जॉ, टूथ कैन बी रीजनरेटेड इन माउथ जॉ, ठीक है। तो नए नए दांत उगाए जा सकते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल, राइट। तो ये हमने पढ़ा, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ के हैं, जो लास्ट वाले पढ़ रहे थे हम, कुछ अभी इसमें किए जा रहे हैं यूज, कुछ एप्लीकेशन इसके फ्यूचरिस्टिक हैं जो आगे यूज किए जाएंगे। तो बड़े बड़े शहरों में स्टेम सेल बैंकिंग हो चुकी है, वैसे गांव में अभी, जैसे हमारा ये लखनऊ में पड़ता है घर, तो लखनऊ में ये सुविधा अभी नहीं आई है, लेकिन दिल्ली में बहुत सारी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कंपनीज हैं जो क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू अपना काम चला रही हैं, राइट। तो अगली हेडिंग है, हाँ, जिनके बाल चले गए हैं वो तो चले गए क्योंकि उनका स्टेम सेल तो प्रिजर्व नहीं था, उस टाइम में टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। तो जिनके चले गए वो परेशान ना हो, उनके लिए क्या एक टेक्निक है, तो आगे हेडिंग डाली इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, कहाँ गया इरेजर, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। IPS, आप लोग IPS बनना चाहते हैं ना, IAS बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, लेकिन इसके थ्रू आपके बाल आ सकते हैं। कैसे कैसे इसके बाल कैसे आ सकते हैं, आई कैपिटल में लिख सकते हैं इसको, आई कैप्स में, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, क्या वो आई क्या बोल दो, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। तो एक नॉर्मल सेल को जापान के मतलब साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, शिन्या यामाहांका, शिन्या यामाहांका, जापान, ठीक है। इन्होंने नॉर्मल सेल को स्टेम सेल में बदल दिया था, नॉर्मल सेल को स्टेम सेल में बदल दिया था। तो नॉर्मल सेल को स्टेम सेल में बदल दिया तो कई सारी मतलब जो बाल वाली सेल्स हैं उनको भी बनाया जा सकता है, तो आपके बाल भी आ सकते हैं, राइट। तो नोट करिए अगला पॉइंट, जिनका स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं है उनके लिए वरदान है। वैसे मेरा भी स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं है तो मेरे लिए भी वरदान हो सकता है, राइट। अगला पॉइंट लिखिए, इन 2007 शिन्या यामाहांका, इन 2007 शिन्या यामाहांका डेवलप टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में जापान डाल लीजिए, डेवलप अ टेक्नोलॉजी by which a normal cell of the body, by which a normal cell of the body can be converted into pluripotent stem cell, into pluripotent stem cell by gene reprogramming technology, gene reprogramming technology. For this achievement he was given Nobel Prize, he was given Nobel Prize of Medicine in 2012, Nobel Prize of Medicine in 2012. This technology very soon this technology will be available in market, and any of us can avail this technology, right। अब अगला टॉपिक हमारा एक स्टेम सेल का बचा रह गया है, स्टेम सेल रिसर्च इन इंडिया, स्टेम सेल रिसर्च इन इंडिया, ये वाला हम कल पढ़ेंगे। आज मेरी हेल्थ थोड़ा डाउन है इसलिए मैं एक छोटी क्लास मतलब शॉर्टर क्लास ले रहा हूँ, हेल्थ थोड़ा डाउन है और फिर भी लेने की कोशिश करिए, राइट। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, राइट।
अच्छी लगी होगी आपको क्लास, उम्मीद है। वैसे मेरी हेल्थ डाउन थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। चलिए, थैंक यू। सही रहा।